आज 24 फरवरी है, यानी कि 24 दिसंबर के बाद आज 2 महीने हो चुके हैं जब उत्तराखंड ने अपनी सबसे बड़ी उत्तराखंड और भू कानून की रैली देखी थी। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 आखिर क्या मुद्दा है, आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ उत्तराखंड में। मेरा पहला सवाल ये है कि उत्तराखंड में जो भू कानून और मूल निवास 1950 का सवाल है, ये काफ़ी समय से उठता आया है। आखिर आप एक आम दर्शक को जिसको इस बारे में नहीं पता है, उसको किस तरह से इस सवाल को समझा सकते हैं या किस तरह से आप उसको आसान भाषा में बता सकते हैं? देखिए, 1998-99 में जब लगभग तय हो चुका था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, तो हम कुछ लोगों ने सोचा कि अगर उत्तराखंड राज्य बन गया तो यहाँ इस राज्य की जो भूमि नीति क्या होगी, भूमि प्रबंधन की नीति क्या होगी। तो उस पर फिर मैंने भी, हम लोगों ने कुछ ने स्टडी की थी, तो मैं गया था यहाँ तराई में। तराई में मैंने स्पेशल फोकस था, बाकी पूरी उत्तराखंड की ज़मीनों के बारे में था कि आखिर नया राज्य बनेगा तो उसकी भूमि उपयोग नीति क्या होगी। क्योंकि भूमि तो आधार होता है, केवल उसका नहीं, लाइफ का आधार है। अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो कहाँ टिकेगा इंसान, कहाँ टिकेगा, बाकी चीज़ें कहाँ होंगी। तो इसलिए भूमि इतना महत्वपूर्ण है। भूमि का मतलब, ज़मीन का मतलब आप समझते हैं, ज़मीन का मतलब होता है आधार। जिसका पास ज़मीन नहीं है मतलब उसका आधार नहीं है, और आधार नहीं है तो आप ये समझिए कि जिन लोगों आप पीछे जाइए, इतिहास में जाइए, तो जिन लोगों के पास ज़मीनें थी, जो ज़मींदार थे, वो वेल ऑफ रहे, आगे गए। जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, या तो हंटर गैदरर रहे, जंगलों में भटकते रहे, इधर से उधर करते रहे जैसे जनजातियां रही हैं, या खाना बदोश रहे होंगे। आपने सड़कों पर देखे होंगे खाना बदोश, जो आपके लोहारी का काम करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, बरसात में उसमें सड़कों पर ही रहते हैं। होता ये रहा है कि ज़मीनों के लिए ही झगड़े होते रहे। महाभारत क्या हुआ था, इसलिए हुआ था, क्या बोला था दुर्योधन ने कि मैं 1 इंच ज़मीन, उन्होंने कहा था 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दो, उन्हें 5 गांव की बात कर रहे हैं। मैं 1 इंच सुई के नोक के बराबर भी आपको ज़मीन नहीं, कोई बिना युद्ध है ना कि स्वभाव, बिना युद्ध के मैं आपको ज़मीन नहीं दूंगा। और कि जितने भारत पाकिस्तान के झगड़े क्यों हो रहे हैं, तो चीन के साथ क्यों हो रहे हैं, दूसरी जगह क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए ज़मीन के लिए क्योंकि ज़मीन इतनी इम्पोर्टेंट है। हम एक स्टडी करें और देखें और सरकार को एक दें कि भाई ज़मीन इतनी इम्पोर्टेंट है, आपकी भूमि उपयोग नीति, भूमि प्रबंधन नीति कैसी होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ तब क्या था, हमने कहा कि 1960 के दशक से तो बंदोबस्त नहीं हुआ तो ज़मीन के रिकॉर्ड नहीं है, ज़मीन के रिकॉर्ड नहीं है तो आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे। तो ये बहुत सारी थी। तो कुछ और दिक्कतें ये थी कि जैसे तराई में जिनके पास ज़मीनें हैं उनके नाम पर ज़मीन नहीं है, क्योंकि जनजातियों की ज़मीन आप खरीद नहीं सकते, नॉन ट्रांसफरेबल है। लेकिन वो सारी ज़मीनें बाहर के लोगों ने, गैर जनजाति के लोगों ने हड़प दी हैं। पंजाब के सिखों ने, पहाड़ के लोगों ने, बंगालियों ने, सब ने हड़प दी है। अब उनके पास जो उनकी अपनी ज़मीनें थी, वो अपनी मजदूरी करते हैं, गन्ना चलते हैं। तो ये गंभीर विषय था। और अभी कुछ समय से ये भूमि का कानून, ये सारी चीज़ें उठ रही हैं, इसीलिए उठ रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग गाँव की अगर ज़मीनें, आउटसाइडर हम नहीं कह सकते हैं, धन्ना सेठ, क्योंकि यही उत्तराखंड के लोग जो इसको लैंड शार्क हम कह सकते हैं, उनको हवस है कि कितनी ज़मीनें हम खरीदें। नेता ज़मीनें खरीद रहे हैं, आपका ब्यूरोक्रेट ज़मीनें खरीद रहे हैं, जो भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ लगाएंगे, ज़मीनों पर लगाएं। जो नौ धनाटे हैं, जो स्मगलिंग करके या दूसरे धंधे करके आते हैं, कहाँ पैसा लगाए, सब ज़मीनों पर पैसा लगाएंगे। में धीरे धीरे आ रही है लोगों की कि अगर हमारी ज़मीनें छिन गई तो फिर क्या होगा भविष्य में, तो हमारी जो संतानें हैं वो क्या करेंगी। ज़मीन है, ज़मीन का मतलब वो सस्टेनेबल एक सोर्स है आपका। और अगर मेरी ज़मीन कोई छीन लेता है या मैं बेच देता हूँ उसको, तो ये समझिए कि मेरी जो आने वाली पीढ़ियों की ज़मीन, जो हिस्सा था, जो उसके था, सस्टेन करने का था, उनके विकास का था, उनका जो आधार था, वो तो आज ही बिक गया, हमने छीन लिया उन्होंने उसको। तो इसलिए ये ज़मीन का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण। इतिहास हो चुका है, अब आते हैं वर्तमान में। राज्य बने हुए 23 साल हो गए, उसके बाद भी जो भू कानून है वो आज तक ना आगे बढ़ पाया, मूल निवास भी है वो भी वहीं का वहीं धरा का धरा रह गया है। और
इसकी मांग अब तेज़ क्यों हो रही है? जिस तरह से आपने देखा है कि 24 दिसंबर को पहले रैली होती है, फिर हल्द्वानी में एक रैली होती है, इस तरह से ये धीरे-धीरे अब पूरे उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा था कि हम लोग शुरू से हिमाचल की नकल करते थे, जब राज्य बना भी नहीं था। कितनी तरक्की कर गया हिमाचल प्रदेश, कहते थे हिमाचल कर सकता तो उत्तराखंड क्यों नहीं कर सकता, इसलिए उत्तराखंड राज्य बनाओ। तो रोल मॉडल रहा हिमाचल प्रदेश। रैली, महारैली हुई भयंकर, कल कोटद्वार में हो रही थी, कुछ दिन पहले टिहरी में हुई, कुछ दिन पहले हल्द्वानी में हुई। लोग बौखलाहट है कि भैया हम क्या होगा, हमको मूल निवास वाली बात की, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए यूसीसी आ गया, पास हो गया। क्या बोला था पत्रकारों ने, विद्वान पत्रकारों ने आपके उत्तराखंड के, और जिस दिन विधानसभा में पास हो जाएगा दूसरे दिन लागू हो जाएगा राज्य। किसी पता ही नहीं था, कहाँ गया हो भाई? 7 फरवरी को पास हो गया यूसीसी, जी लागू हो गया, नहीं हुआ। होगा या नहीं होगा, उसमें एक प्रोविज़न है, निवासी की परिभाषा कर रखी है उसमें। निवासी की परिभाषा ये है कि जो 1 साल से उत्तराखंड में रह रहा है वो यहाँ का निवासी। मूल निवास वालों, आंदोलनकारियों को पता नहीं ये क्या हो गया, ये कानून क्या बन गया जी। 1 साल का मतलब कोई भी आएगा। तो इस तरह से लोगों का ध्यान ज़मीन से हटाने का कोशिश हो रही है कि ताकि हम अपने मूल निवास का मुद्दे छोड़ दें, ये महंगाई के मुद्दे छोड़ दें, ये विकास के मुद्दे छोड़ दें। और ज़मीन का कानून आएगा तो सवाल आएगा कि सरकार पर, इसी बीजेपी की सरकार पर सवाल उठेगा ना कि 2017-18 में सबसे ज़्यादा संशोधन किसने किए? सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी को आपने कहा कि हम लागू कर देंगे मजबूत, उसने तो अपनी रिपोर्ट दे दी। उसको लागू करने के बजाय उस पर दूसरी कमेटी बना दी ताकि इसको डिले कर कभी ना देना पड़े। आप समझे नहीं? और बजाय उसको देने के लिए आपने अब कमेटी बनी, यूसीसी पे कमेटी तो नहीं बनाई, जबकि इस पे कमेटी बनाए जाने की ज़रूरत थी। इसमें इतने ज़्यादा असंवैधानिक बातें हैं, असमानता, समान कहाँ से हो गए कानून? जब वो यहीं पर जब कुछ जातियों को बाहर निकाल दिया तो समान कहाँ से हो गए? अपने देश की रूलिंग पार्टियां, जो भी राजनीतिक दल अपने लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को ठगेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। तो गैरसैंण के आसपास जो थी 2012 में विजय बोगड़ा के उसमें सरकार कैबिनेट जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा यहाँ की ज़मीनें फ्रीज कर दो, यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई खरीद नहीं सकता अब तो गैरसैंण तहसील में। वो सरकार ने फिर 2018 उन्होंने कहा खोलो, इसको भी खोलो, जिसकी मर्जी वो भी खोल लें। और खोल के वो एक तत्कालीन एक मुख्यमंत्री ने, उनके मंत्री ने सबसे पहले भराड़ी साइड में 13 नाली ज़मीन खरीद ली। मतलब वो सारी, मतलब उन्होंने खरीदी, वो न जाने कितने नेताओं ने खरीदी। अच्छा, जब बात आई बाकी लोग, जब उत्तराखंड के लोग कहने लगे भाई हमारी ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं, दगाओ ज़मीन का वो कानून क्यों किया तुमने, मजबूत कानून बनाओ। अब उन्होंने लैंड जिहाद शुरू कर दिया, कैसा भैया मुसलमान आ रहे, मुसलमान। अरे मुसलमान कहाँ से आ रहे हैं भैया? वो तो हिंदू हो, मुसलमान हो, गैर कृषक खरीद ही नहीं सकता था, आपने तो वो ज़मीन खोल दी। अच्छा सर, जैसे भू कानून या मूल निवास 1950 आता है, तो क्या इससे जो डेवलपमेंट है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसे तो हर राज्य बोल सकता है कि जो हमारे संसाधन हैं वो सिर्फ हमारे लिए होने चाहिए, उसको हम अपने लिए रिजर्व करेंगे, हम दूसरे किसी को नहीं आने देंगे। ऐसे तो हर राज्य बोलेगा, फिर अगर एक राज्य में होगा तो ये भू कानून नहीं है, इसका नाम है जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। क्या करेगा गुजर? अरे भूखा जो है ना, भूखा क्या नहीं करेगा? ये दारू की तस्करी करेगा और दूसरे काम करेगा, गलत काम करेगा, पेट पालने के लिए करेगा। तो उनको जस्टिफाइड तरीके से ही वो मांग रहे हैं कि पहला अधिकार उनका है। ये भारत का पहला भूमि सुधार कानून है और इसका निर्माण 1946 से शुरू हो गया था। वो बंधुआ मजदूर रहेंगे, क्योंकि बंधुआ मजदूरी चलती थी पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि वो ज़मीन खाने के लिए चाहिए था, तो वो उनके मजदूरी किए जा रहे थे, बंधुआ मजदूरी किए जा रहे थे, उनको मुक्त किए जाने था। तो समय जिसका जो तो उसका खेत का जो नारा चला था, तो तब ये ऐतिहासिक कानून बना था। ये बाहरी भीतरी के लिए थोड़ी बना था, वो तो यहाँ पर उसकी हो रहा था। तो उसी की धारा, उसी की कुछ धाराएं थी कि ज़मीनें लोगों की कैसे बचाई जाएं। उसमें था कि 12 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन कैसे कम नॉन ट्रांसफरेबल हो जाए, उससे ज़्यादा कोई खरीद नहीं सके। इसलिए था कि ऐसा ना हो सबने सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीद के रख दी,
बेनामी तो कर ही रहे हैं ना लोग। एक बेनामी एक्ट भी बाद में बना था, बेनामी खरीद, लेकिन अपने नाम से को फिक्स था। तो वो इस पर्पज से है, इस बाहरी का भीतरी का कोई मतलब नहीं है उसमें। वो इसलिए था कि ताकि लोगों की ज़मीनें बची रहीं और लोग भूमिहीन न हो जाएं। पहाड़ का इसलिए बोल रहे हैं, पहाड़ का अलग कल्चर है और उनके वो अगर भूमिहीन हो जाएंगे तो बाकी उनका जो संस्कृति है वो भी हो जाएगी, उनकी जो आजीविका है वो भी छिन जाएगी। जो लैंड शार्क जिनके कहते हैं, ज़मीन खोर जो हैं, जो हमारे नेता हों, अब बाहरी हों भीतरी हों तो एक ही जैसे होते हैं। उनकी बिरादरी एक है, उनका धर्म एक है। अच्छा सर, आपकी एक ही किताब है बदलाव के दौर से गुजरती जनजातियाँ, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमको बता पाएंगे? ये दरअसल मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब राज्य बनने वाला था तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई अब राज्य बनेगा तो जैसे मैंने कहा ना, ये जमींदारी विनाश 46 से बनने लग गया था। गोविंद वल्लभ पंत जी ने कहा कि भाई कैसे होगा। सारे हम उत्तराखंड में गए और उसके बाद मैंने ज़मीनों वहाँ तराई में स्टडी की, थारुओं पर की, बोक्सा पर की, कि उनकी कितनी ज़मीनें हैं, कितनी क्या कहते हैं पहले थी, कितनी आज है। जितना तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी, जिन्होंने मूल निवास 1950 और भू कानून को बहुत ही आराम से और बारीकी से जनता को समझाया है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।